everyone and welcome back to our YouTube channel Sabi Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली ये आपका काफ़ी टाइम से आपकी जो बैलिस्टिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसी का कंटिन्यूएशन है, जो कि 5th पार्ट होने वाला है। एंड अभी रिसेंट में ही हमने कुछ आपका जो इंजरीज वाला पोर्शन हम कर रहे थे उसको रिसेंट में ही कवर करा हुआ है, पूरा ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। कुछ टाइप की इंजरीज बची हुई थी तो उसको मैंने बताया था आपको कि बाद में कवर करेंगे। अब उसमें हम स्टार्ट करेंगे एस्फिक्सिया एंड ड्राउनिंग वाला पार्ट। ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम तक आपकी ये जो MCQs वाले वीडियोस हैं यही आपके आने वाले हैं। एंड इसके बाद में जब आपका जितना भी MCQs वाले वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम वो आपका एस्फिक्सिया वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो एलिमेंट्स हैं बैलिस्टिक्स से रिलेटेड, बेसिकली जो फायर आर्म्स होता है उसके जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपका एलिमेंट्री बैलिस्टिक्स होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे आप सभी को पता है टोटल 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो उसी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A gigantic bow or catapult which was used to hurl objects such as stones at particular animals or enemy forces. So basically क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक काफ़ी बड़े साइज का जो धनुष होता है जिसको हम बो बोलते हैं वो, या फिर जो आपकी गुलेल होती है जो कि आपका इस तरह का वाई शेप का रहता है गुलेल, जहाँ पे आपका आगे से रबड़ लगी हुई होती है एंड देन आप उसमें से एक स्टोन को लगाते हो, फिर आप उसको खींचते हो छोड़ते हो, तो जो भी आपका स्टोन होता है, जो भी आपका पर्टिकुलर वो हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो जाके जो भी आपके एनिमी होता है, जो भी टारगेट होता है उसको जाके हिट करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछी जा रही है कि वो जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो कहलाता है आपका बैलिस्टा। बेसिकली ऐसा कोई भी मटेरियल, कोई भी तरह का स्टोन है, कोई भी तरह का मेटल है जिसका यूज़ हम कुछ किसी भी इंडिविजुअल को हिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वो जो भी मटेरियल है वो आपका एक ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से हमने उसको फोर्स अप्लाई करके उसको हमने छोड़ा है एंड देन वो एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। मतलब कि मान के चलिए जैसे कि जो आपका फायर आर्म होता है, तो फायर आर्म में क्या होता है कि यहाँ से जो आपकी बुलेट रहती है वो आपके फायर आर्म से निकलती है और ये एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए जो भी टारगेट होता है उस पर जाके हिट करती है। तो यहाँ पर सेम चीज़, वही चीज़ जैसे गाइगेंटिक बो की बात करें तो धनुष में भी कहते हैं कि जो आपका एरो होता है, जो आपका धनुष में जो यूज़ करे जाने वाला एरो होता है वो आपका इस तरह से रहता है। मतलब ये आपका धनुष हो गया। अब इसमें से जो एरो रहता है वो निकलता है, यहाँ से आपका प्रेशर लगा के इसको छोड़ा जाता है एंड जो धनुष होता है वो आपका एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। सेम वही चीज़ गुलेल में भी होती है। तो जब भी इस तरह की चीज़ में जब भी हम कुछ ऐसा मेटल को यूज़ करते हैं तो वो पर्टिकुलर आपका एलिमेंट, वो पर्टिकुलर मटेरियल जो भी होता है उसको हम बैलिस्टा बोलते हैं। अब ये बैलिस्टा क्यों बोलते हैं ये जानना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, तो इसको आगे समझ लेते हैं। तो जो बैलिस्टा है ये आपका एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ एक ये वर्ड है जिसका मतलब होता है बोल्ट थ्रोअर। बोल्ट थ्रोअर मतलब कि कोई भी चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं। बेसिकली जैसे कि आपका फायर आर्म हो गया, आपका बो हो गया, जो कैटापल्ट है यानी कि जो गुलेल होती है, वो सारी ही चीज़ों में एक तरह से जो भी आपका मटेरियल है, जो भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको थ्रो करना है। थ्रो करने के लिए हम अलग अलग तरह से हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो उसमें बेसिकली उस तरह की चीज़ में जो भी आपका मटेरियल यूज़ होगा जिसको कि हम थ्रो करेंगे उसके लिए आपका टर्म यूज़ करा जाता है बैलिस्टा। एंड ये एक तरह का एंशियंट मिसाइल वेपन है जिसको कि हम बोल्ट, स्टोन या फिर कोई भी डिस्टेंट टारगेट को हिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है टम्बलिंग ऑफ द बुलेट इन इट्स फ्लाइट एंड हिटिंग द टारगेट साइडवेज अ रिजल्ट ऑफ नॉट स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो टम्बलिंग होता है बुलेट में, उसकी फ्लाइट में एंड टारगेट को हिट करने पे जो स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग सॉरी नहीं होती है उसकी एक्सिस में, तो वो उसकी वजह से जो भी आपका टारगेट को हिट करने पर जो भी तरह का आपका वहाँ पर बनेगा डिज़ाइन, जो कह सकते हैं डिज़ाइन तो नहीं, बेसिकली जिस तरह का भी आपका टारगेट होगा उसमें जिस तरह की भी इंजरी कॉज होगी
तो उसमें उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, किस तरह का वो रहेगा, उसके टारगेट के साइड वेज जो होंगे, उसकी जो सराउंडिंग एरिया होगा वो किस तरह का बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे की होल शॉट। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें टम्बलिंग का क्या मतलब होता है, तो टम्बलिंग का मतलब होता है, पहले यॉ को समझते हैं। यॉनिंग क्या होती है कि जैसे कि आपने एक अपने फायर आर्म से फायरिंग करी है और जो बुलेट है वो कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रही है, तो ये इसका हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जिस पर कि जो बुलेट है उसको ट्रैवल करना है। अब जो आपकी यॉनिंग होती है उसमें होता क्या है कि जो बुलेट है वो अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को प्रॉपर तरह से फॉलो ना करके कुछ इस तरह से फॉलो करती है, यानी कि जो बुलेट है वो अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की जगह पे थोड़ा सा उससे डेविएट कर जाती है, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है यॉनिंग। मतलब कि ट्रेजेक्ट्री वही चल रही है, बस उसका जो नोज एंड होता है वो थोड़ा सा आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। अब यहाँ पर ये तो हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब ये जैसे बुलेट ट्रैवल कर रही है कुछ इस तरह से, ट्रैवल का मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव हो गई, फिर वापस से मूव होकर दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली हो गई आपकी बुलेट की एक्सिस, ये वाली हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। अब इनके बीच में यहाँ पर एक जो एंगल बन के आता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ यॉ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपकी जो मैं बता रही हूँ यॉनिंग और एंगल ऑफ यॉ, ये सारा आपके नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए बेसिकली। तो ये तो हो गया आपका यॉनिंग। अब यहीं पर अगर हम बात करें टम्बलिंग की, तो यॉनिंग में क्या था कि जो आपकी बुलेट थी वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से थोड़ा सा डेविएट हो रही थी और जो उसका नोज एंड था वो बेसिकली डेविएट हो रहा था। अब टम्बलिंग में क्या होगा कि मान के चलिए ये एक ट्रेजेक्ट्री है, अब यहाँ पर जो बुलेट है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब कि पहले इस डायरेक्शन, पहले सीधा गई, फिर थोड़ा सा इधर डेविएट करी, फिर थोड़ा सा इधर डेविएट करी, फिर थोड़ा सा आगे और ज़्यादा मूव हो गई, और ज़्यादा मूव हो गई, और ज़्यादा मूव हो गई, फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होते होते आपका ये बैक साइड में भी मूव करती है, इस तरह से भी। तो जब हर डायरेक्शन में मूव करती है एक तरह का रोटेटरी मोशन होने लगता है, और जो बुलेट का अपना गायरेटरी मोशन होता है वो भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो बुलेट है वो पूरी तरह से टम्बल कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड ही चारों डायरेक्शन में घूम रही है, तो उसको हम बोलेंगे आपका टम्बलिंग ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो अब यहीं पर बोला जा रहा है कि जब टम्बलिंग हो रही है बुलेट में, उसकी फ्लाइट में बेसिकली जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें, और जब टारगेट को हिट कर रही है तो उसकी वजह से जो साइडवेज हो जाएंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन भी बताई गई है कि यहाँ पर जो स्पिनिंग हो रही है, यानी कि वैसे क्या होता है जो बुलेट जब आप फायर करते हो तो जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करने के साथ साथ अपनी जो उसकी पर्टिकुलर एक्सेस होती है उसके अराउंड आपकी रोटेट भी करती है, मतलब कि इस डायरेक्शन में भी कुछ आपका हल्का सा रोटेशन आपका स्पिनिंग होती है और वो आगे भी मूव करती है। तो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बता दी गई है कि यहाँ पर जो उसकी अपनी एक्सेस के अराउंड है वो वाली स्पिनिंग नहीं होगी, नॉट स्पिनिंग। तो वहाँ पर आपकी टम्बलिंग हो रही है बट स्पिनिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो टारगेट के साइडवेज होंगे वो कैसे कहलाएंगे आपके, तो वो हो जाएगा आपका की होल शॉट। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉइंट ब्लैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी आप फायरिंग करते हो, जैसे कि मान के चलिए ये आपका फायर आर्म है, आपको इस टारगेट को हिट करना है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। तो अब अगर आप सीधे सीधे फायरिंग करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपने फायरिंग करी तो जो बुलेट है वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको अपने टारगेट को हिट करना है तो उसके लिए जो आपकी फायर आर्म है उसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से अपर साइड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बुलेट रहती है वो एक तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है, तो वो आपका हल्का सा सर्कुलर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका होगा, तब जाके ये अपने टारगेट को हिट कर पाएगा पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब आप फायरिंग करते हो तो ट्रेजेक्ट्री बनती है, तो कुछ इस तरह से आपकी बनती है। ठीक है, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है पॉइंट ब्लैंक रेंज में, कि जैसे कि आपने बुलेट से फायरिंग करी, जो आपकी बुलेट थी वो कुछ इस तरह से चल रही है, तो अब यहाँ पर बुलेट की ट्रेजेक्ट्री का वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ तक जो बुलेट है आपकी डाउनवर्ड नहीं आ रही है, यानी कि
जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो उस पर नहीं लग रहा है, जहाँ तक भी जो बुलेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, और जहाँ से वो डाउनफॉल करने लगती है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ब्लैंक रेंज। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखिए तो बुलेट आपकी यहाँ तक एकदम स्ट्रेट जा रही थी, इसके बाद से हल्का सा डाउनफॉल इसमें आया, हल्का सा इसमें कह सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स लगा, और ये नीचे की तरफ धीरे धीरे से अब उसकी ट्रैजेक्टरी होने लगी। तो ये जो रेंज हो गई आपकी, ये रेंज आपकी कहलाएगी पॉइंट ब्लैंक रेंज। मतलब कि जहाँ तक आपकी बुलेट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसकी ट्रैजेक्टरी को बिल्कुल स्ट्रेट फॉलो कर रही है, वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ब्लैंक रेंज। और उसके बाद से जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वहाँ पर आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगने लगता है और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे की तरफ डाउन साइड आने लगती है, डाउनफॉल होने लगता है, वो आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है उसको हम उसके बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाएगी पॉइंट ब्लैंक रेंज। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पॉइंट ब्लैंक रेंज समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं, और जो मैंने समझाया बेसिकली सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी की होल जो है एक तरह का साइन होता है कि जो बुलेट है आर नॉट बीइंग स्टेबलाइज्ड प्रॉपर्टी। मतलब कि जो बुलेट है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं थी अपनी ट्रेजेक्ट्री की ड्यूरेशन में, जब तक उसे ट्रेजेक्ट्री फॉलो करे तब तक वो स्टेबल नहीं थी। और जो भी अनस्टेबल बुलेट होती है इज अनडिजायरेबल बिकॉज उसकी जो इट फ्लाइज अनप्रिडिक्टेबली इन द एयर एंड देयरफॉर अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ फायरआर्म, and if the target is too close the bullet still wobble in the air a bit by the time it hits the target and cause damage to the nearby area of the target also। तो मतलब कि जो आपकी अनस्टेबल बुलेट होती है जिसमें कि अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि यॉर्निंग हो गया, टम्बलिंग हो गया, वॉबलिंग हो गया, और जैसे प्रेसिशन होता है, तो ये सारी जब चीज़ें आपकी बुलेट में होने लगती हैं तो ये आपकी कहलाती है अनस्टेबल बुलेट। अब अनस्टेबल बुलेट जितनी भी होती हैं इन सभी की वजह से जो भी टारगेट होता है उसमें डैमेज कॉज होने की, जो भी आपकी एक्यूरेसी, जो आपका डैमेज बेसिकली कॉज होता है वो उस परसेंटेज उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो टारगेट है उसके साथ साथ उसकी जितनी भी सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पर भी डैमेज कॉज आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जितनी भी अनस्टेबल बुलेट होती है उनमें। और यहीं पर अगर अनस्टेबल बुलेट वाली कंडीशन बन गई है और टारगेट काफ़ी पास है तो उस टाइम में आपका जो डैमेज कॉज होगा टारगेट को वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका की होल। बेसिकली की होल का मतलब क्या है कि जो बुलेट है वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है द नॉइज created at the muzzle end of the gun due to the sudden escape of expanding gas coming in contact with the air in the surrounding atmosphere at the muzzle point। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी आप फायरिंग करते हो तो जब जो बुलेट रहती है वो जब मजल एंड को छोड़ती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर थोड़ी सी नॉइज क्रिएट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका कहलाता है मजल ब्लास्ट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और ये बहुत डिटेल में मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को हमने आपका बैलिस्टिक्स को वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ये सारे के क्वेश्चन जितने भी हैं उनके आंसर देना आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो कुछ वही जो मजल ब्लास्ट है वो क्या होता है वही लिखा हुआ है। बाकी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्टाइल्स जो रहते हैं वो इनिशियल इम्पल्स आपका प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जब भी आप फायरिंग करते हो तो जब फायरिंग होती है तो उसमें कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बर्न, सेमी बर्न, अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो बुलेट रहती है वो ट्रैवल करती है। तो इतना सारा प्रेशर होता है, तो जैसे ही आपकी जो बुलेट है वो मजल एंड को छोड़ती है और इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आती है, और साथ साथ जो भी उसके पीछे फॉलो कर रही हुई गैसेस होती हैं, सेमी बर्न्ड अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे गैस जो भी रहते हैं आपके एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है, उसको आपका कहते हैं मजल ब्लास्ट। एंड यहाँ पर काफ़ी स्टार्टिंग जब मजल ब्लास्ट होता है तो वो आपका थोड़ा सा शॉक वेव भी होती हैं जो कि आपकी रेडियली आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं, जो कि परपेंडिकुलर होती हैं टू द पाथ ऑफ द सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स। एंड मजल ब्लास्ट जो होता है वो जनरेट होता है बाय डिस्चार्ज is directly proportional to the amount of propellant contained within the cartridge। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मजल ब्लास्ट होता है ये कैसे जनरेट होता है। सो इट इज़ जनरेटेड बाय डिस्चार्ज, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी प्रोपेलेंट होता है कार्ट्रिज के अंदर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा।
अब यहाँ पर जितने भी सबसोनिक प्रोजेक्टाइल्स होते हैं ये कुछ शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मजल ब्लास्ट के साथ साथ आपका ये वाली शॉक वेव भी कुछ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर पूछा गया है द वे द बुलेट actually flies through the air including the overall mass, air drag, drop and wind drift। तो ये सारा कहाँ पर हम पढ़ते हैं? तो बेसिकली जो आपका एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स होता है वहाँ पर जब आपकी, जैसे कि स्टार्टिंग से समझते हैं, जैसे कि ये आपका फायर आर्म है। अब फायर आर्म के अंदर फायरिंग आपने करी नहीं है, फायरिंग के लिए आप रेडी हो, ट्रिगर दबाने से लेकर के, या फिर कहें कि कार्ट्रिज जो है उसको अपनी पोजीशन पे, मतलब कार्ट्रिज की लोडिंग, देन ट्रिगर दबाने से लेकर के फायरिंग तक की जो चीज़ें आपके फायर आर्म के अंदर अंदर हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं इंटरनल बैलिस्टिक्स। अब जैसे ही मजल ब्लास्ट हुआ एंड बुलेट ने आपके फायर आर्म के मजल एंड को छोड़ा और ये है आपका टारगेट, तो यहाँ टारगेट तक पहुँचने से बुलेट जो फायर आर्म के मजल एंड को छोड़ रही है, अब इसके बीच में यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी, जो कुछ भी होगा, जो आपका बुलेट है उसमें एयर ड्रैग लगेगा, ड्रॉप होगा, विंड ड्रिफ्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपकी कहलाएंगी एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अब उसके बाद में जब जो बुलेट है टारगेट को हिट कर जाती है तो वहाँ पर आपकी पढ़ी जाती है टर्मिनल बैलिस्टिक्स। और यहीं पर जब आपका कोई भी ह्यूमन बॉडी है या फिर जहाँ पर इंजरी कॉज हो रही है तो वहाँ पर आपका आ जाता है वुंड बैलिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपकी 4 तरह की चीज़ें रहती हैं बैलिस्टिक्स में, इंटरनल बैलिस्टिक, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, टर्मिनल बैलिस्टिक्स एंड वुंड बैलिस्टिक्स। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। अब बेसिकली टर्मिनल बैलिस्टिक्स में क्या होता है, आपका जितना भी जैसे कि आपके इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ब्लैकनिंग हो गई, बर्निंग, चारिंग, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, ये हम वुंड बैलिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ रहता है। बाकी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स जब हमने सेपरेटली पढ़ा है तो वहाँ पर ही सब कुछ हमने अलग अलग वहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ था, तो वहाँ से आप इसको और डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर जैसे बोला गया ना कि एयर ड्रैग हो गया, ड्रॉप हो गया, विंड ड्रिफ्ट हो गया, तो ये सारी यहाँ वाली कंडीशन हो गई, जो कि बुलेट अपने टारगेट से टारगेट तक पहुँचने के बीच में आपका ट्रैवल करते टाइम पर जो भी इसके साथ में होते हैं तो वो आपका एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द एक्चुअल कर्व्ड पाथ ऑफ द बुलेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट फ्रॉम द गन मजल टू द टारगेट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो यॉर्निंग होता है वो क्या होता है वो हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था क्वेश्चन नंबर 1 के टाइम पर, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर यॉर्निंग की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिए। बाकी यॉर्निंग जो है वो वर्ड किसने डिटरमाइन किया था, तो राइट ब्रदर्स हैं, इन्होंने इसको डिटरमाइन किया था। सो इट रेफर्स टू रोटेशन ऑफ द बुलेट अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ फ्लाइट विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव स्पिन ऑफ द बुलेट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू कॉल द डेप्थ ऑफ एंट्री ऑफ द बुलेट इन द टारगेट, तो जो आपकी डेप्थ होती है बुलेट की, जो एंट्री वुंड होता है जहाँ से बुलेट अपने टारगेट को एंटर करती है, तो उसमें जो डेप्थ रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पेनिट्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्मिनल पेनिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इट रिलेट्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोजेक्टाइल पेनिट्रेशन एंड to a target, and the penetrator is the target of the projectile which digs into the target inflicting damage to the target। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो टर्म है कॉर्निंग गन पाउडर में, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्या डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका बर्निंग रेट होता है गन पाउडर का, कि किस रेट से गन पाउडर बर्न करेगा, उसको ऑल्टर करने के लिए कुछ हम उसमें चेंजेस करते हैं। एंड बाकी यहाँ पर जो कॉर्निंग है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉर्निंग जो है प्रोसेस है ऑल्टरिंग द बर्निंग रेट ऑफ गन पाउडर, और ये कैसे करते हैं, बाई कंप्रेसिंग इट इनटू केक्स, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जिससे कि जो उसकी बर्निंग रेट होता है वो थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्निंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 8।
मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग अनजैकेटेड बुलेट्स। तो जितनी भी तरह की अनजैकेटेड बुलेट्स होती हैं यूजुअली आपकी लेड की बनी हुई होती हैं। बहुत ही कॉमन, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेड की बनी हुई होती हैं आपकी जितनी भी अनजैकेटेड बुलेट्स होती हैं। बाकी अगर जैकेटेड बुलेट्स हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कोटिंग हो सकती है। टिन की भी होती है, एंटीमनी की भी होती है, आयरन की भी होती है। तो वो कोई भी मेटल आपका यूज होता है, कॉपर भी होता है वहाँ पर। तो वो आपका कंफर्म नहीं है। बट जो अनजैकेटेड बुलेट होती हैं वो आपकी लेड की ही बनी होती हैं। अब क्यों बनी होती हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जितनी भी बुलेट्स रहती हैं उनको बनाने के लिए हम लेड मटेरियल को ही क्यों यूज़ करते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बन सकता है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर से देंगे। बाकी मैंने पढ़ाया भी हुआ है तो ये भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच मटेरियल इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ वेस्ट। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होते हैं, वेस्ट का मतलब जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स रहते हैं, तो उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम केवलर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नेट के एग्जाम में आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको हल्का सा याद रख लीजिएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें केवलर की, तो केवलर एक तरह का आपका स्ट्रॉन्ग हीट रेजिस्टेंट सिंथेटिक फाइबर होता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू एरोमेटिक पॉलीएमाइड, जिसका की डेवलपमेंट जो है स्टीफन वॉलिक ने किया था। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एंड ये एरोमेटिक पॉलीएमाइड है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड जो ये जो केवलर की शीट्स होती हैं इसको हम असेंबल करते हैं इनटू बैलिस्टिक्स पैनल एंड इसको देन सोन करा जाता है करियर इन द फॉर्म ऑफ अ वेस्ट। मतलब वेस्ट बनाने के लिए बेसिकली केवलर का यूज़ करते हैं, जो कि आपका एरोमेटिक पॉलीएमाइड है एंड इट इज़ हीट रेजिस्टेंट सिंथेटिक फाइबर, जिसका की डेवलपमेंट जो है आपका स्टीफन वॉलिक ने किया था। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिए, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पूछा गया है स्टिलेट वुंड्स मे बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुलेट्स फ्रॉम द एंट्री वुंड। तो स्टिलेट वुंड्स जो रहते हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट शॉट वुंड होते हैं वहाँ पर आपको स्टिलेट वुंड्स देखने को मिलते हैं। एंट्री वुंड्स में, कॉन्टैक्ट शॉट में स्टिलेट वुंड्स रहते हैं। एंड यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली जब कॉन्टैक्ट वुंड होता है तो जितना भी बोनी टिश्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। जो गैसेस एग्जिट करती हैं पर्टिकुलर वहीं पोजीशन से, तो जो सराउंडिंग एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। स्किन जो रहती है बहुत ज़्यादा स्टिलेट सी हो जाती है, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गैसेस हो रही होती है उनको रिफ्लेक्ट होना, उनको बाहर निकलना होता है, तो अंदर उतना स्पेस मिल नहीं पाता, तो वो सराउंडिंग जितना भी टिश्यूज़ रहते हैं उसमें स्प्रेड कर जाती हैं। उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज होता है। एंड जो गैसेस का जो एक्सपेंशन हो रहा होता है वो सबक्यूटेनियस स्पेस में भी हो जाता है, प्रेशर भी लग रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव इंजरी होती है, टीयरिंग एंड लेसरेशन भी हो जाता है स्किन में। तो ये आपका कहलाता है स्टिलेट वुंड। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे, उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी ये जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो यहाँ से जाकर आप इसके नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जितना डिटेल में देना था उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी भी हमारी है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो पीडीएफ रहती हैं वो भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाते हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे रोज़ तो नहीं, बट हाँ वेंसडे एंड फ्राइडे को आपका कंटेंट काफ़ी सारा अच्छा अच्छा आता है, तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।